Hello everyone, welcome to Synopsis IS. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series we are discussing PT 360 Economics Current Affairs. So let's continue with our series. हम यहाँ पे कुछ की डेफिनेशंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस। डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस का मतलब होता है विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन, एक तरीके से हिंदी में अगर बात करें तो। और इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, वो इसको इंडिकेट करता है। तो ये डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस जारी किया जाता है। ये जो फिजिकल डेफिसिट है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से होता है। पॉलिसीज़ लाइक जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ऐसे सेक्टर्स में आ रहे हैं जिससे कैपिटल जनरेट नहीं हो रहा है, लाइक वेलफेयर सेक्टर्स में या फिर सोशल सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, या कुछ और रक्षा क्षेत्र में जो पॉलिसीज़ होती हैं जैसे कि हथियारों की खरीद एंड दीज ऑल थिंग्स, जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी वजह से जो ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है उसको हम उसको जब हम उसका कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं तो डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस जारी करना पड़ता है। एंड इट डिस्टिंक्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन द फिजिकल डेफिसिट कॉज्ड बाय द स्लोइंग ग्रोथ। जो वृद्धि दर की कमी की वजह से राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है उससे ये अलग होता है। जो वृद्धि दर की कमी के कारण राजकोषीय घाटा होता है वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि जब ये वृद्धि दर अधिक होगी तो ये फिजिकल डेफिसिट जो है कम हो जाएगा, और जब वृद्धि दर कम होगी तो ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है, डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्टिमुलस, इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, सो पीडीआरडी। पीडीआरडी क्या है? एक मैकेनिज्म है जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था, और इसका जो लक्ष्य है वो है जो स्टेट और गवर्नमेंट और स्टेट्स को सेंटर से जो लॉस होता है उसको कंपनसेट करना है। तो ये जो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं वो बेसिकली स्टेट्स के लॉस को कंपनसेट करने के लिए लाया गया। और ये जो है जो असिस्टेंट टू द लोकल बॉडीज होती है, जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो स्थानीय ग्रामीण निकाय होते हैं उनको जो पैसे दिए जाते हैं, जो जो राशि दी जाती है, उसके बाद से ये जो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं वो लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट चंक्स होते हैं, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट होते हैं जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि जो राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण जो हानि होती है उसको कंपनसेट करने के लिए ये ग्रांट्स दिया जाता है, और ये जो लोकल रूरल बॉडीज़ को असिस्टेंस दिया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, उसके बाद से सेकेंड लार्जेस्ट जो है ट्रांसफ़र है। और जो अन्य, अगर फाइनेंशियल कमीशन के अन्य जो ग्रांट्स की बात की जाए तो उसमें आते हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ को दिए जाने वाले असिस्टेंस, और असिस्टेंस टू द डिजास्टर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स, जो SDRF है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, हमने लास्ट क्लास में देखा था। और ये SDRF को भी फाइनेंशियल कमीशन यानी वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। केंद्र राज्य संबंधियों में ये आता है, ठीक है। और ये केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय जो संसाधन होते हैं उसके बंटवारे के लिए इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, TSA। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट क्या है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट्स के बैंक अकाउंट्स हैं उसका एक एकीकृत संरचना है, यानी कि यूनिफाइड स्ट्रक्चर है। और जो ये एक जो है समेकित व्यू देता है गवर्नमेंट के कैश रिसोर्सेज का, ठीक है, जो गवर्नमेंट की नकदी संसाधनों का एक सामूहिक दृष्टिकोण प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो भी इसमें क्या है कि यह एक बैंक खाता या लिंक किए गए खातों का एक समूह होता है, यानी कि एक सिंगल बैंक खाता भी हो सकता है या फिर लिंक्ड जो है बैंक अकाउंट्स का एक समूह भी हो सकता है, और जिसके माध्यम से सरकार अपनी सभी प्राप्तियों और भुगतानों का
लेन देन करती है। ठीक है, और ये जो है सरकार के नकदी शेष पर जो प्रभावी समग्र नियंत्रण होता है उसको सुनिश्चित करता है, और उधार की जो लागत होती है ना उसको कम करता है। तो ये आपने देखा सिंगल अकाउंट, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स। नेक्स्ट है क्रेडिट टू द जीडीपी रेशियो। क्रेडिट टू द जीडीपी रेशियो क्या है कि जब क्रेडिट टू द जीडीपी रेशियो का मतलब ये है कि ये जो है इकोनॉमिक जब बूम पे होती है, और जब तो ये भी ऊपर चला जाता है, और जब इकोनॉमिक फॉल डाउन होती है, फॉल करती है, तो ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, और क्रेडिट टू जीडीपी गैप क्या है? क्रेडिट टू जीडीपी गैप, क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात और इसकी जो लंबी अवधि की जो प्रवृत्ति है उसके बीच का एक अंतर है। और एक अर्थव्यवस्था में जो अत्यधिक क्रेडिट वृद्धि हो जाती है और संकट के जो अग्रदूत कह सकते हैं आप उनको, जो अग्रदूत होते हैं, उसके रूप में ये सिस्टम वाइड जोखिम के जो निर्माण है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि काउंटर साइक्लिक जो कैपिटल बफर्स का उद्देश्य बैंकों को सुरक्षा को मजबूत करना है, और उसकी जो प्रणालीगत कमजोरियां होती हैं, उन जो प्रणालीगत कमजोरियां बनती हैं, जो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर्स होता है वो बैंकों की जो कमजोरी जो बैंकों की जो सुरक्षा है उसको मजबूत करना होता है, प्रणालीगत जो कमियां होती हैं बैंकों में उसको दूर करते हुए। नेक्स्ट है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? ये जो है ऐसे टैक्सेशन इनपुट्स को, इट रेफर्स टू टैक्सेशन ऑफ इनपुट्स एट हायर रेट्स देन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो इनपुट्स होते हैं उसके ऊपर जब जो टैक्सेशन लगता है, जब किसी प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं तो उसमें जो इनपुट्स डालते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, जो बन करके तैयार होता है प्रोडक्ट, उसके कम होता है। उसको ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रेफर्स करता है, और ये जो है बिल्डअप ऑफ क्रेडिट एंड कैस्केडिंग कॉस्ट का जो है परिणाम होता है। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, HFC क्या होता है? जो ग्रॉस HFC जो होता है, यह करेंसी, बैंक डिपॉजिट्स, डेब्ट, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, जो छोटी बचत योजनाएं होती हैं उसमें, उनको जो है रेफर करता है। यानी कि जो करेंसी, बैंक डिपॉजिट, डेब्ट, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स, पेंशंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो होते हैं स्मॉल सेविंग्स में, वो इसको रेफर करता है। और जो नेट HF होता है वो ग्रॉस HFS माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्यूर्स, मैप। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्यूर्स क्या होता है? ये जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक वैकल्पिक प्रोसेस है, जो टैक्स जो संधियां होती है उसके तहत किया जाता है। एक वैकल्पिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये एक विकल्प प्रदान करता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के लिए, जिसके अंदर जो अथॉरिटीज़ होती हैं दो देशों की, वो बातचीत करती हैं और जो टैक्स रिलेटेड विवाद होते हैं उसको सॉल्व करती हैं, उसका समाधान करती हैं। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसने इनकम टैक्स रूल्स को अमेंड किया, उसका संशोधन किया इनकम टैक्स रूल्स को, और एज पर विच डिस्प्यूट्स अंडर MAP वुड बी रिजॉल्व विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 24 मंथ्स। ये इम्पोर्टेंट है। अब जो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्यूर्स होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स के बाद इनकम टैक्स रूल्स में चेंजेस करके जो डिस्प्यूट है उसको एक 24 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया कि 24 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर इसको रिजॉल्व कर देना है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPF P 1976, और ये जो है एक शोध संस्थान कह सकते हैं आप, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, जो सोसाइटीज़
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है। और इसके जो मैंडेट्स हैं उसमें क्या है कि जो सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स की सहायता करना है किसमें, जो पब्लिक पॉलिसी होती हैं, सार्वजनिक नीतियाँ, ठीक है, उनमें उनको बनाने में, उसको सुधारने में एक एनालिटिकल बेस बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स की सहायता करना है इसका काम, ठीक है। और जो इनकम डिस्टेंस क्या होता है, इनकम डिस्टेंस इट मेजर्स डिफरेंसेस बिटवीन पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ ए स्टेट एंड पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ स्टेट विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ये जो है जो पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा जीएसडीपी होता है, ठीक है, एक राज्य का। और जो पर कैपिटा जीएसडीपी होता है एक ऐसे राज्य का जिसकी जो पर कैपिटा पर प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा होती है, उसके बीच में डिफरेंसेस को मापा जाता है इनकम डिस्टेंसेस से। एंड व्हाट इज रेवेन्यू डिफिसिट? रेवेन्यू डिफिसिट जो है, रेवेन्यू जो राजस्व होता है उसका अत्यधिक खर्च को दर्शाता है, जो रेवेन्यू प्राप्तियां होती हैं उससे ज़्यादा, या फिर एक्सटेंड ऑफ द बोरिंग यूज्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए, राजस्व जो खर्चे होते हैं, राजस्व खर्चे को पूरा करने के लिए जो बोरविंग्स होती है उसके उसका जो विस्तार होता है उसको दिखाता है ये रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि जो कुल राजस्व प्राप्तियां होती हैं और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो राजस्व प्राप्तियों पर कितना है वो रेवेन्यू डेफिसिट बताता है। राजस्व प्राप्तियों पर होने वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट को बताता है। और इट सिग्निफाइज इफ डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट कैन बी मेट बाई इट्स डे टू डे इनकम। और ये इस चीज़ को महत्व देता है कि अगर जो गवर्नमेंट का डे टू डे एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का जो डे टू डे इनकम है उससे मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट ये है, राजस्व प्राप्तियों के ऊपर होने वाले राजस्व खर्च। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और ये होता है जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, आरडी आप कह सकते हो, माइनस ग्रांट्स जो इस स्टेट्स को दिया जाता है, राज्यों को दिया जाता है, स्टेट्स सॉरी राज्यों को दिया जाता है फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए। पूंजी पूंजीगत संपत्तियां, पूंजीगत संपत्तियां या कैपिटल का मतलब क्या होता है? आई होप कि आपको ये मालूम होगा कि कैपिटल किसको कहते हैं। कैपिटल उसको कहते हैं जो जो जिसका यूज़ जो है फिर से कैपिटल को रीजनरेट में किया जा सकता है। यानी कि जिसका जो है अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है, जब हम पैसा मनी होता है जो हमारा मनी, अगर पैसे को हम कहीं लगाते हैं और उससे कोई भी दोबारा से हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है तो फिर हम जो है उसको हम कैपिटल नहीं मानते। कैपिटल का मतलब होता है, पूंजी का मतलब होता है जिससे रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन हो सकता है, जिससे कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, कैपिटल में मतलब वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। सो वी मस्ट अवेयर अबाउट दीज लिटिल इंफॉर्मेशंस। सो ये जो होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, वो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स जो स्टेट्स को दिए जाते हैं कैपिटल एसेट्स के जनरेशन के लिए। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने ऊपर दिखाया है। एंड फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा क्या होता है? ये जो है डिफरेंसेस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, रेवेन्यू जो हमारा जनरेट होता है, जहाँ जो हम गवर्नमेंट को राजस्व की प्राप्तियां होती हैं, पैसे जहाँ से गवर्नमेंट्स को मिलते हैं, ठीक है, जो पैसे मिलते हैं, और उसमें जो है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स भी जोड़ लो, जिस पे
उधारियाँ नहीं हैं, देनदारियाँ नहीं हैं, ऐसे जो है पूंजीगत प्राप्तियाँ जो होती हैं, जिन पे देनदारियाँ नहीं होती हैं, जिसके बदले में कुछ चुकाना नहीं होता है, उसको इसमें जोड़ करके, और ठीक है, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जो सरकार का कुल खर्च होता है, वो फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। जो रेवेन्यू राजस्व प्राप्तियां, जिसमें कि ऐसे पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं जिन पर कोई देनदारी नहीं होती है, और जो गवर्नमेंट की टोटल खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उसके बीच के अंतर को फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। प्राइमरी डेफिसिट किसको कहते हैं? ये जो है फिजिकल डेफिसिट, इट मेजर्स बाय फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। ये जो है, जो फिजिकल डेफिसिट से ही मापा जाता है, और उसमें से जब हम इन ब्याज की दर को हटा देते हैं, ब्याज जो भुगतान होता है, जो ब्याज भुगतान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि या फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। आप जो गवर्नमेंट के द्वारा जो देनदारियां होती हैं, उस पर जो ब्याज चुकाए जाते हैं, जो ऋण होते हैं उस पर ब्याज, उसको जब हम फिजिकल डेफिसिट से माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। ये दिखाता है कि it shows that the fiscal deficit would been for this particular year if no interest were to be paid। मतलब इस विशेष वर्ष में जो है फिजिकल डेफिसिट इतना होगा अगर यहाँ पे जो है कोई ब्याज नहीं चुकाना है तो। और इट इग्नोर्स लोन्स टेकन बाय प्रीवियस गवर्नमेंट्स इन प्रीवियस फाइनेंशियल, और इसमें जो है वो लोन्स शामिल नहीं होते हैं जो पिछली सरकारों के द्वारा पिछले वित्तीय वर्षों में लिए गए होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी डेफिसिट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर्स विच रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो फिजिकल और फाइनेंशियल यानी कि भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के बनाने में, या फिर जो है फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ जो होती हैं उनको उनको कम करने में, जो फाइनेंशियल यानी वित्तीय जो दायित्व होते हैं उसको कम करने में जिन एक्सपेंडिचर्स को का प्रयोग होता है, उसकी वजह से जो इनकी वजह से जो फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स को बनाने में या फिर वित्तीय जिम्मेदारियों को कम करने में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहे जाते हैं। ठीक है, पूंजीगत खर्चे होते हैं। पूंजीगत खर्चे, फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा एसेट बना रहे हैं जिससे फाइनेंशियल गेन हो रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसमें जो पूंजी लग रही है, कैपिटल लग रहा है, या फिर जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है, देनदारियाँ हैं, उसको चुकाने के लिए। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर पर्पज अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये इसके आप अपोजिट कर सकते हो, लाइक फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स के क्रिएशन पर जो खर्च होता है उसके अलावा के जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ। जैसे अब मान लो किसी स्टेट को राजस्व देना हुआ, जैसे कि आपदा कोई आ गई, ठीक है, उस पर जो खर्च होते हैं ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के तहत आएंगे। एंड इट रिलेट्स टू एक्सपेंस इंकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर खर्चे आते हैं, जो ये सामान्य इनके कामकाज हैं उस पर जो खर्च आते हैं उसको जो है ये संबंधित होता है, उससे ये संबंधित होता है, उसको ये दिखाता है। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, TFP, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ये जो है इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट GDP एंड वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल। जो GDP से जो टोटल आउटपुट मिलता है, जो भी टोटल प्राप्तियां होती हैं GDP की,
उसका, और जो एवरेज इनपुट्स होते हैं जैसे कि लेबर हो गया या जितनी पूंजी लगी है, ठीक है, उसके बीच के रेशियो को क्या बोलते हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। जितना हमको प्राप्त होता है, जितना उत्पादन होता है, जैसे कि मान लो अगर एक छोटी सी कंपनी के रूप में बात करें, तो किसी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें जो इनपुट होता है, ठीक है, और उसके बाद से जो आउटपुट होता है, ठीक है, तो इनके बीच का जो रेशियो है उसको हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और अगर ये टीएफपी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो मतलब कि ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है विथ सेम सेट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। और उतने ही जो है, अगर टीएफपी ज़्यादा होती है तो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, और उतने ही लेबर्स और कैपिटल उसमें लगे हुए हैं, उस समान लेबर और कैपिटल्स पे ही ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। 2008 टीएफसी से जो है, टीएफसी ग्रोथ जो है बहुत सारे कई सारे देशों के लिए कम बना हुआ है। 2008 में क्या हुआ था, 2008 में आपको याद होगा कि एक सब प्राइम संकट आया था, सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया, जैसे सबसे पहले तो यूएस यूएसए की जो बैंक्स थे पहले तो वो गिरे थे, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे जो ये सॉरी, जो वहाँ पे ना ये हाउसेस थे, जो हाउसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर टर्म्स है उसके लिए, तो उन बैंक्स ने उनको लोन दिया था, ठीक है, और उसके बाद से वो लोन जो है बैंक्स का डूबने लगा था, लोगों ने घर खरीदे थे, और उसके बाद से बैंक्स जो है वहाँ के दिवालिया हो गए थे। तो ऐसे में वो पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ा था, यूरोप पे पड़ा था, ठीक है, सब प्राइम क्राइसिस हुई थी। उसके बाद से ही जो ये टीएफपी ग्रोथ है वो और बहुत सारे देशों के लिए क्या है, कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिडल इनकम ट्रैप। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टर्म है, हालांकि ये बेसिकली ये इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। लाइक मिडल मिडल इनकम ट्रैप्स, ट्रैप का मतलब होता है कि एक जो देश है, कोई कंट्री जो है, बहुत तेजी से उसका विकास हुआ, ठीक है, और धीरे वो ऐसे मिडल इनकम ट्रैप पे पहुंच गई। मिडल 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 इनकम ट्रैप का मतलब होता है कि इसके बाद से उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो या तो रुक जाता है या बहुत स्लो होता है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जो जीएनपी पर कैपिटा बिटवीन $1,000 टू $12,000 वाली जो भी कंट्रीज हैं वो मिडिल इनकम ट्रैप में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे रैपिड ग्रोथ तो हुआ, और बहुत जल्दी जो है वो मिडिल इनकम स्टेटस पे पहुंच गई, यानी कि उनकी जो जीएनपी है वो $1,000 से 12,000 हो जाती है, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रही है, उस इनकम रेंज से बाहर नहीं निकल पा रही है, या ना तो वो पीछे हटती है ना आगे बढ़ पाती है, ठीक है। और अगर वो मतलब बाहर निकलने का तात्पर्य यह है कि आगे डेवलप्ड कंट्री वाले स्टेटस पे नहीं जा पाती है, या फिर हायर इनकम स्टेटस वो गेन नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द मिडल इनकम ट्रैप। और ये जो है सस्टेन्ड ग्रोथ स्लो डाउन से जुड़ा हुआ है, और इस पर कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी होते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट्स का मतलब कि इनकम जो है कि क्षति होने लगती है, इनकम कम होने लगता है, और जो इनडायरेक्ट में है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी, जैसे कि अभी क्या है कि जो चाइना है, चाइना अभी मिडिल इनकम ट्रैप वाली कंडीशन पे है। चाइना मिडिल इनकम ट्रैप की कंडीशन में है, और ये चाइना का जो मिडिल इनकम ट्रैप है वो क्यों है, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो लाभ, सॉरी, अभी
चाइना पहुंचने वाला है मिडिल इनकम ट्रैप पे। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जन जनांकिकीय लाभ, इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि जो जो जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है यंग होता है, यंग होता है एंड वर्क फोर्स में काउंट किया जाता है, वर्क फोर्स होता है। लेकिन चाइना में क्या है कि अब जो है लोगों की एज, मतलब वो बूढ़ा हो रहा है चाइना, और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, तो वर्क फोर्स कम हो जाएगा चाइना का। तो जब वर्क फोर्स कम होगा तो क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ स्टोरी है ना वहीं पे रुक जाएगी, ग्रोथ स्टोरी वहीं पे रुक जाएगी, और फिर जो है वो मिडल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा चाइना। और उसके बाद से जो इंडिया है, इंडिया इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो अभी इंडिया उस लेवल में पहुंच रहा है कि उस अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा लेगा पूरा। ठीक है, तो ऐसे में जो है इंडिया चाइना से आगे निकल सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है वहाँ पे कि इंडिया चाइना को पीछे छोड़ सकता है। नेक्स्ट है नेशनल स्टेटिक्स स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। गवर्नमेंट ने जो है स्टेटिक्स स्टेटिक्स मिनिस्ट्री के तहत जो है गवर्नमेंट NSO को बनाया, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को उसमें मर्ज कर दिया। ठीक है, और NSO बनाया था सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और NSSO, आपने अभी तक ये NSSO का नाम सुना होगा। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हाल ही में जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सांख्यिकीय संगठन है, जो केंद्रीय सांगठनिक संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है, इनको मिला करके, दोनों को मिला करके नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय बना दिया गया। NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया था। इसका हेड जो है डायरेक्टर जनरल होगा, और ये जो है लार्ज स्केल पे सैंपल सर्वे कंडक्ट करता है, लार्ज स्केल पे सैंपल सर्वे कंडक्ट किया जाता है इसके द्वारा। और जो प्राइमरीली डेटा होता है वो नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वेज एंड सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स, एनुअल सर्वेज, इन सबसे लिया जाता है। NSO के जो है 4 डिविजन्स होंगे, ये आप याद रखो। एक तो सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन, ठीक है। एक फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, जो फील्ड में काम किया जाएगा और ये सर्वे का डिजाइन करेंगे और इन पे शोध करेंगे। एंड दूसरा जो थर्ड होगा, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन होगा, जो जो उनसे डेटा मिलेगा उसकी प्रोसेसिंग इनके द्वारा की जाएगी। और सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन भी होगा एक। तो ये उसके डिविजन्स होंगे। यहाँ भी आपने देखा प्राइमरीली डाटा डेटा डेटा 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, हालांकि ये एक तो होता है प्राइमरी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि आपने डायरेक्ट जो है वो लोगों से फील्ड वर्क कर करके कलेक्ट किया है फैक्ट इन्फॉर्मेशंस। और सेकेंडरी जो होता है इन 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 फील्ड वर्क्स की बेस पे कोई अगर आर्टिकल लिखता है, कोई बुक आती है, तो उसके उसमें जो फैक्ट्स और चीज़ें दी होती हैं वो सेकेंडरी डेटा में आती हैं। तो जो NSSO है वो ऑब्वियसली प्राइमरी डाटा का ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे होंगे, सामाजिक इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, और एनुअल सर्वे होंगे इंडस्ट्रीज़ के। तो ये NSO का काम होगा। NSO के 4 डिविजन्स हैं, सर्वे डिवीजन एंड रिसर्च डिवीजन, फील्ड ऑपरेशंस डिविजन्स, डेटा प्रोसेसिंग डिविजन्स एंड सर्वे कोऑर्डिनेशन डिविजन्स।
अब यहाँ पे कुछ जीएसटी के अंतर्गत जो है हम डेफिनेशंस देखते हैं। जीएसटी के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। ई वे विल, ई वे विल का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा ले आया जाएगा जो कोई किसी भी प्रकार का जो गुड्स जो 50,000 से ऊपर जा रहा है और जो जीएसटी रिजीम है उससे 10 किलोमीटर की मतलब के परे बियॉन्ड जो है वो उसको सेल करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा ई वे विल लेकर के अपने साथ जाना पड़ेगा। और ये जो है जीएसटी कॉमन पोर्टल के द्वारा बनाया जाएगा। एंड उस आदमी को जो भी व्यक्ति है उसको वहाँ पे अपना पंजीकरण करना पड़ेगा, या फिर ट्रांसपोर्टर को जो है उस वस्तु के मूवमेंट से पहले उस यहाँ पे अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा और यहीं से वो जीएसटी वे बिल बनाया जाएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? जो जीएसटी जो इज पेड बाय सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु और सेवाओं का आपूर्ति करता है उसके द्वारा जो जीएसटी पेड किया गया है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आएगा। बट इन सम केसेस लाइबिलिटी टू पे टैक्स फॉल्स ऑन द बायर्स, और कुछ केसेस में जो जब जिम्मेदारी होती है टैक्स को पे करने की वो खरीदार के ऊपर होती है। जैसे कि जब व्हेन ए बिजनेस बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू पे जीएसटी, और इन द केस ऑफ इम्पोर्ट, या तो वो सामान बाहर से मंगाया जा रहा है जब जीएसटी जो है बायर्स को ही पे करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन कब होती है? जब सॉरी, या तो ऐसे आप सप्लायर से खरीद रहे हो सामान जिसने जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, और या फिर वो इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसको हम जो है रिवर्स चार्ज ऑफ मैकेनिज्म कहते हैं। अब हम इस क्लास को यहीं पे समअप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट में वह पार्ट ने अपना बाकी का देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।